सर्वेभ्यो नमः। आइए आज हम बात करते हैं संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ टिप्स के बारे में। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं केवल लट लकार वर्तमान काल के बारे में। हिंदी की तरह संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन है और प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। बहुत ही सरल है। होता यह है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष उसी तरह से होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी में वाक्य है कि वह पढ़ता है। अब देखिए, वह पढ़ता है। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें रूप चलता है, शब्द रूप होता है सह तव ते। सह एक वचन के लिए, तव 2 वचन के लिए और ते 2 से अधिक बहुवचन के लिए। तो यहां पर वह की संस्कृत होगी सह। अब क्रिया है पढ़ता है, अर्थात एक वचन में वर्तमान काल का एक वचन। रूप चलता है पठति पठतः पठन्ति। तो यहां पर पठति है तो होगा सह पठति। देखिए, इसके लिए शब्द रूप और धातु रूप को याद होना बहुत जरूरी है। सह तव ते प्रथम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। सह का अर्थ वह, त्वम का अर्थ तुम, अहम का अर्थ होता है मैं। इसके तीनों वचन में इस तरह से रूप चलते हैं सह तव ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताह। सा दो इंग्लिश में भी जैसे ही और सी होता है, ही पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए। तो संस्कृत में भी सह पुल्लिंग के लिए और सा स्त्रीलिंग के लिए। तो सा ते ताह नपुंसक लिंग में चलता है तत्ते तानि। तत्ते तानि जैसे फल, फल शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है, तो उसके लिए तत्ते तानि रूप चलेगा। फलम फले फलानि, तत्ते तानि। मध्यम पुरुष में आता है तुम, उत्तम पुरुष में अहम अर्थात मैं, अहम अर्थात मैं। मध्यम पुरुष में त्वम अर्थात तुम और सह, सह का अर्थ होता है वह। ध्यान दीजिएगा, पहले पुरुष को आप देख लें। प्रथम पुरुष में वह होता है, मध्यम पुरुष में तुम, उत्तम पुरुष में मैं। तो तीनों के आपको रूप बनना चाहिए उस तरह से। सह तव ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अब फिर इसमें हम देखते हैं कि जिस वचन में होगा हमारा कर्ता, उसी वचन में क्रिया होगी। वह पढ़ता है, सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं। मान लीजिए हिंदी में है वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों अर्थात द्विवचन। सह एक वचन, द्विवचन के लिए ताओ। पढ़ते हैं जो हमारी क्रिया है, जो धातु है पढ़ना, पठ, पठ अर्थात पढ़ना। पठति पठतः पठन्ति। पठत एक वचन के लिए, पठतः द्विवचन के लिए और पठन्ति बहुवचन के लिए। तो यहां पर द्विवचन है तो तौ पठतः। अब मान लीजिए वाक्य है वे पढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं अर्थात 2 से अधिक
यदि 2 से अधिक होगा वे पढ़ते हैं तो ते, सह तव ते। एक वचन के लिए सह, द्विवचन के लिए तव, बहुवचन के लिए ते। पढ़ते हैं पठन्ति, ते पठन्ति। अब आइए देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा प्रथम पुरुष के बारे में कि किस तरह से इसका अनुवाद करते हैं। अब चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में मान लीजिए कि वाक्य आता है तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम की संस्कृत होती है त्वम। अब एक वचन है तो पठासी, त्वम पठासी। दूसरा वाक्य है तुम दोनों, मान लो 2 लोग हैं, तुम दोनों पढ़ते हो। तो तुम दोनों द्विवचन है, उसके लिए आता है युवाम, युवाम पठतः, युवाम पठतः। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। लट लकार में पठ धातु का यह रूप याद होना चाहिए। अनुवाद के लिए फिर से मैं ध्यान दिलवा रहा हूं, यदि आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने जा रहे हैं तो आपको शब्द रूप और धातु रूप आना चाहिए। आगे की वीडियो में और अच्छी तरह से हम चर्चा करेंगे। पहले आज बहुत ही सरल आप समझ लीजिए कि किस तरह से इनका एक दूसरे से सामंजस्य होता है। तब एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। प्रथम पुरुष में चलता है सहतौते, मध्यम पुरुष में त्वमिवाम युवम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तुम पढ़ते हो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठतः। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर युवाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें म में हलंत लगा हुआ है और यहाँ वा के ऊपर हमने यहाँ पर अनुस्वार कर दिया। ऐसा क्यों? जब किसी वाक्य में बीच में इस तरह से हलंत वाले ये हमारे शब्द आते हैं तो उसको हम ऊपर अनुस्वार लिख करके प्रदर्शित करते हैं। यदि वाक्य के लास्ट में आता है तो जब लास्ट में आएगा तो पूरा हम लिखेंगे। संस्कृत में होता यह है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी में तुम दोनों पढ़ते हो, इसको यदि हम लिखते हैं कि पढ़ते हो तुम दोनों तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में यदि इन शब्दों को आगे पीछे भी हम रख देते हैं, अर्थात मान लीजिए क्रिया पहले लिखते हैं कर्ता बाद में लिखते हैं, तब भी हमारा वाक्य सही है। उसका कारण यह है कि जो हमारा शब्द होता है तो कारक चिन्ह के साथ होता है, उसमें लगा होता है। मान लीजिए युवाम पठतः, तो पठतः युवाम लिखेंगे तब भी सही है। तो पठतः युवाम इस तरह से लिखेंगे, पठतः युवाम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वा के ऊपर अनुस्वार है और यहाँ हमने जब युवाम ये लास्ट में लिखा तो मन लिख करके हलंत लगा दिया। एक चीज बहुत अच्छी से हम अभी हलंत के बारे में बताएंगे। पहले तो आप देख लीजिए, एक और वाक्य इसमें लिखते हैं कि तुम सब पढ़ते हो। मान लीजिए कि हिंदी में वाक्य है तुम सभी लिख देते हैं, पढ़ते हो। बहुवचन, बहुत से लोग हैं, मतलब 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा है बहुवचन है। तो यूयम, यूयम पठत, यूयम पठत, इसका संस्कृत होगा। एक छोटी सी चर्चा हम यहां पर करने जा रहे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, हलंत को फिर हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे। पहले इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि उत्तम पुरुष में हम अनुवाद करने जा रहे हैं। उत्तम पुरुष में आता है मैं, उत्तम पुरुष मैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम और प्रथम पुरुष वह, जिसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष बोलते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन
और प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन। यहाँ पर प्रथम पुरुष भले लिखा हुआ है लेकिन इसको थर्ड पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हिंदी में हमारा वाक्य है मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो मैं की संस्कृत होती है अहम। क्रिया जो हमारी होगी तो एक वचन में होगी, उत्तम पुरुष में पठान चलता है तो अहम पठान। अब मान लीजिए कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठान पठावह, आवाम पठावह इसका संस्कृत होगा। द्विवचन में पठावह, पठान पठावह पठामह। हम सभी पढ़ते हैं, यदि मान लीजिए कि हिंदी में वाक्य है हम सभी पढ़ते हैं, दो से ज्यादा है तो वयम पठामः इसका संस्कृत होगा, वयम पठामः। यहां पर मैं चर्चा कर रहा था हलंत के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए यहां पर एक शब्द ये अहम, इसको बोलते हैं हलंत। हलंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि म में म स्वर विहीन है, अर्थात पूर्ण ये जो है तो व्यंजन है। संस्कृत में व्यंजन को हल बोलते हैं, स्वर को अच बोलते हैं। तो म में जब हलंत लगा दिए तो हमारा व्यंजन हो गया, व्यंजन प्रदर्शित कर रहा है। तो हलंत, हल अंत, मतलब इसके अंत में पूरा व्यंजन है, इसलिए इसका नाम हो गया हलंत। अब कुछ हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ वाक्यों को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि बालक जाता है, बालकः गच्छत। दो बालक जाते हैं, बालकः बालकौ, तो बालको गच्छति गच्छतः, बालकौ गच्छतः होगा। वे सभी बालक जाते हैं, बालकः बालको बालकाः, बालकाः गच्छन्ति, अनुवाद इसका होगा। बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकेभ्यो बालकानां, बालके बालकेभ्यो बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस तरह शब्द रूप हमारा बालक का होता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रथमा विभक्ति कर्ता होता है, द्वितीय विभक्ति कर्म होता है, इसके चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इत्यादि। तो आज केवल इतना आप समझिए इस तरह से कि बालकः गच्छति, फल के साथ मान लीजिए कि वह फल खाता है, फल को फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तो सह फलम खादति। फूल खिलता है, पुष्पम विकसति, दो फूल खिलते हैं, पुष्पम विकसतः, बहुत से फूल खिलते हैं, पुष्पम विकसन्ति। इस तरह से रूप चलते हैं। बालक खेलता है, बालकः क्रीडति, दो बालक खेलते हैं, बालकौ क्रीडतः, बहुत से बालक खेलते हैं, बालकाः क्रीडन्ति। तो कुछ इस तरह से उदाहरण है। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, बहुत बढ़िया इसमें दोनों समन्वय करके लिखा हुआ है इस तरह से। तो मेरा मानना है कि आपको इस तरह से संस्कृत में अनुवाद करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। ये छोटी सी टिप्स थी। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। इसका अभ्यास आप बार बार कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस तरह से आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाएंगे। धन्यवाद।